मैटर ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डैश पार्ट। इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सर 2। कौन सर कौन सा 4 दो? कौन कौन सा 4? कौन कौन सा 4? सर एक प्रोडक्शन था, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, और एक प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी। ये 4 फैक्टर में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर डिवाइडेड है। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय बोलो रॉबिन्सन, मार्शल। तुम लोग वो यूटिलिटी वाला चैप्टर मार्शल पे पढ़ते हो ना? हाँ सर, हाँ सर। तो कंज्यूमर सरप्लस का बात वही करता था कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है। इफ द प्राइस रेशियो डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटी इज नेसेसरी सर। नेसेसरी गुड्स में प्राइस रेशियो 0 होगा बेटा। अच्छा 1:0। लग्जरी गुड्स। In case of rare coins, supply curve will be horizontal, supply curve ऐसा होगा ना, सॉरी वर्टिकल। सप्लाई कर्व में नो चेंज ना, प्राइस बढ़े या घटे। रेयर कॉइन्स का सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या? एंटीक पीसेस का सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या हम ज्यादा पैसा देंगे तो? नहीं सर। अगर टीपू सुल्तान का दुनिया में 3 तलवार है तो 3 ही है ना। महाराणा प्रताप का अगर 2 भाला है तो दुनिया में 2 ही भाला है, तुम और नहीं ला सकते। वैसे रेयर कॉइन छपना बंद हो चुका तो तुम और नहीं ला सकते, दुनिया में जितना अवेलेबल उतना ही दे सकते। तो उसको वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब जहाँ डिमांड कर्व डिफाइन नहीं हो सके, सप्लाई कर्व डिफाइन नहीं हो सके, प्राइस सेम रहे, डिमांड भयानक चेंज हो सकता है। वर्टिकल मतलब नो चेंज। बैकवर्ड बेंडिंग मतलब सप्लाई उल्टा घटेगा। ये कब होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैकवर्ड बेंडिंग। सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग किस केस में होगा? लेबर को तुम ज्यादा पैसा दोगे वो भी आराम चाहेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो आदमी आराम चाहता है थोड़ा। पैसा जेब में ज्यादा, पैसा जब बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है जेब में, आदमी उतना मेहनत नहीं देना चाहता। उसको लगता है अब आराम भी करे, घूमने फिरने भी जाए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करे। ठीक है। और पॉजिटिवली स्लोप कब होगा? नॉर्मली। पॉजिटिव स्लोप मतलब जो सप्लाई का आपका नॉर्मल बिहेवियर होता है अपवर्ड, तो वो नॉर्मली होगा। व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी ईडी इक्वल टू 1 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं उसको। जब ईडी इंफिनिटी हो तो हॉरिजॉन्टल, जब ईडी 0 हो तो वर्टिकल, जब ईडी इक्वल टू 1 हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लेस देन इलास्टिक और इन इलास्टिक, यानी प्राइस का इफेक्ट ज्यादा, सप्लाई का इफेक्ट कम, या डिमांड का इफेक्ट कम, और प्राइस का इफेक्ट कम, सप्लाई का या डिमांड का इफेक्ट ज्यादा। उसको क्या बोलेंगे? स्टीपर और फ्लैटर। 5 नाम होते हैं। जब इंफिनिटी हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जब 0 हो उसको बोलते हैं वर्टिकल, जब इक्वल टू 1 उसको रेक्टेंगल हाइपरबोला। जब ऐसा कुछ हो, प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, ये क्या हो गया? फ्लैटर। और जब ऐसा हो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज लेकिन डिमांड में थोड़ा सा चेंज, इसको क्या बोलेंगे? स्टीपर। तेजी से फिसलता हुआ स्टीपर, कम फिसलता हुआ फ्लैटर, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो तो वर्टिकल, और जब एकदम इक्वल टू 1 हो, मतलब डिमांड और प्राइस का गैप एग्जैक्टली सेम हो, प्राइस 5% बढ़ा तो डिमांड में 5% गिरा, तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बैंक लोन। बैंक लोन। चार क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक क्या बच गया? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को लोग कई बार दूसरा नाम से ही बुलाता है, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन भी बोले मतलब वही है। एंटरप्रेन्योरशिप भी मतलब बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब बिजनेस, मतलब प्रॉफिट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डेवलप बाय स्मिथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो? इनमें से कौन सा कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता है कभी? फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेटा। किसी भी चीज का फिक्स जीरो क्यों नहीं हो सकता? मशीन लाए नहीं तो फिक्स कॉस्ट तो जीरो ही सकता है। एवरेज कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी चीज का जब एवरेज निकालोगे, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, तो कभी जीरो आंसर आ सकता है क्या? नहीं। हम 1 लाख रुपया को अगर 1 यूनिट से डिवाइड करें तो पर पीस 1 लाख रुपया आएगा, और वही अगर 1 लाख यूनिट से डिवाइड करें तो 1 रुपया आएगा। 10 लाख यूनिट से डिवाइड करें तो 10 पैसा आएगा। कुछ ना कुछ तो फिगर आएगा। एवरेज कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन दी। सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल कब होते हैं? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज ऑप्शन बी। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट बोला है। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट। रेशियो पहला वाला होगा, ऑप्शन ए। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया अगर तुम एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करो? कॉस्ट को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं ना। मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता तो आप इनपुट से कनेक्ट करते हो उसको, और मार्जिनल यूटिलिटी बोलता तो कंजम्पशन से कनेक्ट करते हो उसको। हर मार्जिनल का मतलब एक ही है, एक एडिशन के लिए एक्स्ट्रा एडिशन कितना। हर मार्जिनल का मीनिंग यही है, एक एडिशन से टोटल एडिशन, टोटल में कितना चेंज। लेकिन वो एक एडिशन किस चीज का, वो डिपेंड करता है मार्जिनल के साथ कौन सा वर्ड लगा हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी होगा तो क्या बोलोगे? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना। मार्जिनल प्रोडक्ट, एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से, रॉ मटेरियल, लेबर, एक्स्ट्रा इनपुट अप्लाई करने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना। मार्जिनल कॉस्ट बोलोगे एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट करने से एक्स्ट्रा खर्चा कितना। और एक एक्स्ट्रा मार्जिनल रेवेन्यू बोलोगे एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना। ठीक है ना। तो एडिशनल आउटपुट का बात कर रहा है जब कॉस्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है। If a firm produce 200 unit of commodity X by employing 10 workers and 240 unit of commodity by employing 12 workers, then the average product of the worker is 20। 240 को 10 से डिवाइड किए 24 आया। नहीं पहले कितना, सॉरी यहाँ 200 बाई 10 करोगे तो 20, और 240 बाई 12 करोगे तो भी 20 है ना। तो 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? इनमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर माना जाता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। इन केस ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म द डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट इज। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है तो डिमांड कर्व हमेशा कैसा होगा? बेटा जी एक बात याद कर लेना मेरा, डिमांड कर्व क्या होता है? ऑलवेज AR ही डिमांड कर्व होता है हर मार्केट में। हर मार्केट में AR ही डिमांड कर्व होता है। ठीक बात। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR कैसा बनता था? ऐसा, यही AR है, यही MR है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। कैसा कर्व बन रहा है? ये वाला कर्व कौन से मार्केट में बनता है?
परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी है ना परफेक्टली इलास्टिक। देखो कहाँ ले जाके कनेक्ट किया है तुमको। पहले तो बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो तुमको वहां पे पहले ये ब्रेन लगाना था ARE डिमांड का कर्व होता है। अब तुम जाओ डिमांड चैप्टर में, और ये वाला लाइन कौन से वाले इलास्टिसिटी का होता है, अभी अभी बताए थे। हॉरिजॉन्टल किसमें होता है, परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी वाला में, है ना। तो ये देखो इसका आंसर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। मस्त कनेक्ट किया। लेकिन ये बात अपने ब्रेन में फिट कर लो कि AR का लाइन ही डिमांड का लाइन होता है। तो देख लो, जब ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट होता तो क्या होता है सर, ऐसा AR तेज गिरता, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता तो थोड़ा से ऐसा होता, ये स्टीपर, ये फ्लैटर। तो ये परफेक्ट मोनोपोली मार्केट में होता, और ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होता। बात क्लियर। लेकिन जो AR का लाइन होता वही डिमांड होता। AR का लाइन ही डिमांड कर्व होता है। ये बात एकदम अपने ब्रेन में फिट कर लो। ये MCQ आना ही आना एक तो दो। चलो ठीक है। कार्टेल इज वन फॉर्म ऑफ कोलोसिव ओलिगोपोली। कार्टेल का मतलब क्या होता है सर, जब हम लोग बहुत कम ही मतलब एरिया डिवाइड कर लेते हैं, बहुत सारा गिना ग्रुपिज्म करते हैं। जब ग्रुपिज्म, हाँ सर, मेरे एरिया में 4 बड़ा प्लेयर है, कोई एक प्रोडक्ट बेचने वाला, वो लोग चारों मिलके आपस में ग्रुप बना लिए, कार्टेल बना लिए। मतलब जो प्राइस है हम लोग सब मिलके लो प्राइस रखेंगे ताकि छोटा दुकानदार बर्बाद हो जाए। एक एग्जांपल था इसका, समझ में आया मेरा बात। तो कार्टेल मतलब ग्रुपिज्म होता है, और ये ग्रुपिज्म ओलिगोपोली मार्केट में होता है। तुम देख लो, आज से पहले तक जब तक जियो नहीं आया था मार्केट में, ये वोडाफोन आइडिया आपस में कार्टेल ही तो बना रखा था। सब एक जैसा प्राइस रखते थे। कस्टमर मजबूर है, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है। जियो आया, इनका कार्टेल तोड़ा, फिर धीरे धीरे जियो इनके साथ मिलकर कार्टेल बनाएगा, वो अलग बात है आगे जाके। बट कार्टेलिज्म होगा इस टाइप के मार्केट में जहां बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। डायनामिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय, डायनामिक प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, चेंजिंग प्राइस। हाँ, प्राइस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बदले। तो ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी गाड़ियों की कंपनी में प्राइस जल्दी जल्दी बदलता है। कुकिंग गैस में, कि ऑनलाइन कंपनीज में, कि ब्रांड नेम वाला कंपनीज में, ब्रांड नेम फूड कंपनीज में। डायनामिक प्राइसिंग मतलब मीनिंग हम थोड़ा गलत बोल गया। बार बार प्राइस बदलना नहीं। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब होता है, हाँ ठीक है, बार बार प्राइस बदलना, ठीक है, एक ही बात हुआ, ठीक है। डायनामिक प्राइसिंग इज फॉलोड बाय, बताओ इनमें से कौन सा बिजनेस में डायनामिक प्राइसिंग होता होगा। अरे ट्राई तो करो। ऑनलाइन कंपनीज में डायनामिक प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग बहुत बदलता है। हाँ। बिल्कुल। गाड़ियों में बहुत जल्दी जल्दी प्राइस गिरता बढ़ता है क्या? नहीं। कुकिंग गैस तुम्हारे घर पे आता है, प्राइसिंग बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। हाँ, कुकिंग गैस, सॉरी, कुकिंग गैस में डायनामिक प्राइसिंग होता है। सिलेंडर गैस का दाम ऊपर नीचे होगा, उस हिसाब से सिलेंडर का भी दाम ऊपर नीचे होगा ना। कुकिंग गैस कंपनी, सॉरी, ये आंसर होगा इसका। PT is equal to MV is the equation suggested by, कहाँ पढ़ते थे ये चीज? अरे ट्राई तो करो, ये चीज पढ़े कहाँ थे? हम तो आंसर नहीं पूछा अभी। सर ए होगा क्या? ठीक है, वो हो सकता है। हम ये बोले ये पढ़े कहाँ थे अपने पहले? सर ये तुक्का मारे। हम बताते ये पढ़े कहाँ थे पहले। तुक्का छोड़ा, आंसर ठीक है, नाम वाला आंसर में तुक्का ही मारना होगा। रट के नहीं जा सकते सारा नाम, सब पॉसिबल नहीं है कि सारा नाम रट ले हम। आदमी है, रोबोट थोड़ी ना। बात इतना ही है, ये कंसेप्ट क्या होता है वो याद आना जरूरी है। PT इक्वल टू MV और मनी मेजरमेंट में कंसेप्ट याद है? मनी सप्लाई जब पढ़ते थे
वहां पे कंसेप्ट है पीटी इक्वल टू एमवी, मनी का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये वहां का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखो खाली। फिफ्टीन का सी आंसर होगा, ऑनलाइन कंपनी ही आंसर है इसका। हम गूगल में देखा डायनेमिक प्राइसिंग ऑनलाइन कंपनी में फॉलो होता है, तो याद रखना ये। और 16 का जो तुम्हारा आंसर है, तुम क्या दिया आंसर? ए नहीं, फिशर है इसके आंसर। ठीक है, ये भी याद रखना लायक क्वेश्चन है, क्योंकि ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में से एक है तुम्हारा इंस्टीट्यूट का। ठीक है, काम का क्वेश्चन है, याद रखने लायक। ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट दैट। इनमें से कौन कौन सा काम कमर्शियल बैंक नहीं करता है? कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट, कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक आर मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड एंड प्राइवेटली मैनेज, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता था? ऑल द फॉलोइंग फंक्शन आर एसोसिएटेड कंपनीज एक्सेप्ट दैट। ऑप्शन सी होगा शायद। इनमें से कौन सा फंक्शन कमर्शियल बैंक का है एक्सेप्ट दैट, यानी एक्सेप्शन ही तो पूछ रहा है। पहला वाला फंक्शन भी तो कमर्शियल बैंक का नहीं। और अच्छा कैन नॉट ही तो बोला, कमर्शियल बैंक था तो बैंकर, ये भी गलत बात है। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर का रूप में काम नहीं करता, वो तो आरबीआई करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। मेरे को तो आंसर ये लग रहा है क्योंकि बाकी तीनों मोटा मोटी मैच कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक, लेकिन गवर्नमेंट बैंक का तो काम नहीं करता है। बी और सी तो राइट है, सी और डी तो राइट है। देखो क्वेश्चन को हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा काम कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता अगर है, तो ये वाला बात राइट है, ये नंबर बात राइट है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट, कमर्शियल बैंक इशू नहीं करता। कौन इशू करता है पेपर करेंसी? आरबीआई। सी और डी राइट है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। ग्रेशम्स लॉ इज ट्रू वेयर जहां पे पेपर और मेटल करेंसी दोनों ऑपरेट करता हो। ग्रेशम्स लॉ बात कर, ग्रैम्स लॉ सॉरी ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ बोलता है कि जब पेपर और मेटल करेंसी दोनों इशू हो। ग्रेशम लॉ बोला क्या था कि मनी का सप्लाई बढ़ेगा, मनी का सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये बात ग्रेशम लॉ बोलता है कि मनी का सप्लाई अगर बढ़ेगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये बात पेपर करेंसी और मेटल करेंसी दोनों पे अप्लाई होता है। मेटल करेंसी क्या हुआ? कॉइन, और पेपर करेंसी नोट, तो दोनों पे तो अप्लाई होगा। मनी तो दोनों ही है, तो यानी ये बात डीप है, क्योंकि पहला वाला में क्या बोला, ओनली बार्टर सिस्टम जो बात ही नहीं करता इस पेपर करेंसी मेटल करेंसी, खाली पेपर बोला है खाली मेटल, ये नहीं हो सकता, दोनों पे अप्लाई करेगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट प्राइस का लेवल यानी महंगाई मनी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन ही नहीं है, या प्राइस इनवर्सली रिलेटेड टू मनी डिमांड। मनी डिमांड तो हो नहीं सकता, मनी का सप्लाई से बात होता है।
तो बताओ। ऑप्शन ए। हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मनी का सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, प्राइस लेवल यानी महंगाई बढ़ेगा। डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा नहीं है। ठीक है मेरा बात? हाँ। गौरव, नेक्स्ट, द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ग्रोथ का बात कौन करता था? ऑप्शन ए। हाँ, सैमुअलसन। एडम स्मिथ क्या चीज का बात किया था? मनी इज, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। मार्शल क्या बोला था? वेलफेयर। रॉबिन्स स्केर्सिटी एंड नीड्स, स्केर्सिटी एंड यूज ऑफ मनी। और के सैमुअलसन बोला था ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है? हाँ। According to the law of demand, demand varies with dash price, directly, indirectly, proportionately, inversely. डायरेक्टली। Inversely. मनी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा ना। हाँ, और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ऑपोजिट रिलेशन है ना दोनों के बीच में। हाँ। Yes, so inversely related. When excess demand occurs in an unregulated market, there is a tendency for, अगर अचानक एक डिमांड बढ़ जाए अनरेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड क्या हुआ? जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा, वैसा मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाए, एक्सेस डिमांड आ जाए, सॉरी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज होगा एंड प्राइस टू फॉल होगा। बोलो बेटा जी, अचानक बाजार में कोई चीज का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? प्राइस गिरेगा। प्राइस गिर जाएगा डिमांड बढ़ने पे। नहीं, बढ़ जाएगा सर। तो प्राइस टू राइज। ठीक है ना? नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द कंज्यूमर परचेज लेस विथ इंक्रीज इन इनकम, परचेज लेस विथ डिक्रीज इन प्राइस, परचेज मोर विथ इंक्रीज इन इनकम एंड परचेज मोर विथ डिक्रीज इन प्राइस। ऑप्शन डी। बेटा जी, पहला बात तो एक ब्रेन में सेट कर लेना, इंफीरियर गुड्स का प्राइस से कनेक्शन का बात नहीं होता। ये दोनों आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। इंफीरियर गुड्स का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के इनकम से है। इंफीरियर गुड्स का मतलब कभी भी मत सोचो खराब क्वालिटी। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्वालिटी ना, नहीं, इंफीरियर गुड्स का मतलब ये समझो, कम क्वालिटी ठीक है आंसर, लेकिन इंफीरियर गुड्स का मतलब ये समझो कि तुम्हारा कमाई जब कम बेसी हो, उस नजरिए से तुम सामान को जब देखते हो। ठीक है ना? तुम्हारा कमाई जब कम बेसी हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सामान लेना है कि नहीं लेना है, तुम ये देखते हो। तो फिर परचेस लेस विद इंक्रीज इन इनकम। हाँ, तुम्हारा जैसे जैसे कमाई बढ़ेगा तुम इंफीरियर गुड्स को कम लो। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट, let a firm employ 10 laborer to produce 150 unit of output. If 11 laborer are employed and produce 166 output, then marginal product is 150 से कितना हो गया तुम्हारा आउटपुट? 166 कितना बढ़ा? 16। 16। आंसर विल बी ट्रेडिशनल आउटपुट कितना होगा अगर एक लेबर बढ़ाए तो? 16। ठीक है ना? Next, a rational producer produces in the region where, एक दिमाग वाला प्रोड्यूसर कौन से एरिया में प्रोड्यूस करेगा? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम नेगेटिव, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम नेगेटिव, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स इनपुट बिकम इंक्रीजिंग, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम डिक्लाइनिंग।
मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्शन। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर एडिशनल प्रोडक्शन कब करेगा? सर डी नंबर, जब वेरिएबल इनपुट डिक्लाइन होगा तब ना। क्यों? बेटा जी क्यों का जवाब ये है कि मेरा कम इनपुट में अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कम इनपुट में अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मतलब कम कॉस्ट में काम हो जा रहा है, मेरा इनपुट घट रहा है और मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन है ना। सोचो सोचो, मेरा इनपुट घट रहा है मतलब मेरा कॉस्ट कम होगा, वो भी वेरिएबल इनपुट कम हो रहा है, फिक्स इनपुट नहीं। सर फिक्स इनपुट का कॉस्ट कम नहीं होता, वो एक बार लग गया जो लग गया, लेकिन वेरिएबल इनपुट अगर घट रहा है मतलब मेरा खर्चा कम होगा ना, रॉ मटेरियल कम लग रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस गिर रहा है मेरा, तो मेरे लिए फायदा है ना। हाँ सर। हाँ, तो जब रॉ मटेरियल कम होगा तब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलने लगा, क्लियर है ये? हाँ सर। नेक्स्ट, इन अ फर्म डबल, इफ अ फर्म डबल ऑल इनपुट को डबल कर दे एंड आउटपुट भी डबल हो जाए, तो फर्म कौन सा रिटर्न दे रहा है? कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल? सर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। हाँ, रॉन्ग जवाब। बेटा जी तुम्हारा इनपुट डबल हुआ, आउटपुट भी डबल हो गया, इसको कांस्टेंट रिटर्न बोलते हैं। कांस्टेंट होगा सर, कांस्टेंट होगा सर। तुम्हारा इनपुट अगर डबल होता है और आउटपुट डबल से ज्यादा होता तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता। हाँ सर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट रिटर्न होगा। तीन ही रिटर्न होता है लॉन्ग रन में, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, एज एन आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म विल, आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? सेम ही रहना चाहिए ना सर। बेटा जी एवरेज बोला, एवरेज, टोटल फिक्स कॉस्ट में। ऐसे सोचो 5 लाख का घटेगा बेटा, ऑलवेज देखो समझाते सुनो। 5 लाख का हम एक मशीन लाया, हम 5 लाख का एक मशीन लाया, यही तो फिक्स कॉस्ट होता है, इसी को टोटल फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। अब हम 1 पीस बनाए या 2 पीस बनाए या 1000 पीस बनाए, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाला है 5 लाख। तो अगर यहाँ पे टोटल पूछा होता तुम बोलते रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जैसे बोला एवरेज, एवरेज मतलब 1 पीस, पर पीस फिक्स कॉस्ट। तो बेटा 5 लाख को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो 2,50,000। और 5 लाख को 1000 से डिवाइड करोगे तो 500। तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट लगातार, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरता जा रहा है। वही 5 लाख बनाओगे तो 1 रुपया पे आ जाएगा। तो यानी कंटिन्यूसली एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट लगातार गिरता चला जाएगा। इसका डायग्राम भी याद करो, कुछ ऐसा था, कभी जीरो नहीं होगा लेकिन लगातार गिरता चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर। Which was the first order condition for a profit maximization? इनमें से पहला कंडीशन क्या है? MC इक्वल टू MR होना चाहिए, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है? MC MR को नीचे से कट करता हुआ होना चाहिए। डायग्राम याद करो, ये रहा, ये MR है मेरा, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता था। अपने क्या पढ़ते थे? एक बार MC MR को यहाँ कट कर रहे हैं, 2 कंडीशन होता है ना इक्विलिब्रियम का। पहला कंडीशन ये होता है MC इक्वल टू MR होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? वो नीचे से कट कर, देखो यहाँ भी एक बार इक्वल हो रहा है पॉइंट नंबर A पे, लेकिन यहाँ पे MC ऊपर से आ रहा है MR को कट करता हुआ। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है इक्वल वाला, लेकिन सेकंड वाला नहीं हो रहा है, MC राइजिंग होना चाहिए, यहाँ पे MC फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट नंबर B पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी एक दूसरे के, तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है MC इक्वल टू MR, और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये MC MR को नीचे से आगे कट कर MC राइजिंग है। तो ये दोनों कंडीशन जब होता है तब एक इक्विलिब्रियम होता है।
और इक्विलिब्रियम को तो बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट सिचुएशन। क्लियर है? हाँ। तो एमसी इक्वल टू एम आर पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एमसी राइजिंग या एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शनल कॉस्ट दैट हैज बीन अवॉइडेड। नहीं नेक्स्ट सर, डी नंबर। डी नंबर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन फॉरगॉन। ये तो डेफिनेशन है। हाँ ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एलएसी का वैसा ये शेप होता है। कौन सा शेप बोलोगे इसको? यू शेप। यू शेप। हाँ, और एलएसी बनता कैसे है? बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ऐड कर लो तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन जाते हैं। आंसर होगा यू शेप। द एआर कर्व ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड का आइडेंटिकल। एआर कर्व इंडस्ट्री का और तुम्हारे बिजनेस का सेम कर्व कौन से मार्केट में होता है? जो बाजार बोलेगा वही चार्ज तुम करोगे। जो इंडस्ट्री का एआर कर्व होगा वही तुम्हारे फर्म का एआर कर्व होगा। ये इंडस्ट्री का एआर कर्व, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है सर। ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेलिज्म। ओपेक क्या है? वो जो सऊदी अरब में तेल कंपनीज है ना, ऑयल कंपनीज सऊदी कंट्रीज में, वो लोग आपस में कार्टेल बना के रखा है। तेल का दाम सब गिराता है या सब बढ़ाता है एक साथ, तो दुनिया को मजबूर होकर उस दाम पे लेना ही पड़ेगा। तुम्हारा सारा सप्लायर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे दे रहे हैं, तुम क्या कर लोगे? तुमको लेना ही पड़ेगा मजबूरी में। इसी को कार्टेलिज्म बोलते हैं। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज प्रोपोर्शनल। सेम साइड बढ़ेगा ना, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो महंगाई घटेगा। ठीक बात? हाँ सर। कैश बैलेंस अप्रोच वाज गिवन बाय, अगेन राइटर का नाम है, याद कर लो, डी नंबर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिए थे कैश बैलेंस अप्रोच। याद करने का कोई ऑप्शन नहीं। Which one of the following function of a commercial bank includes collection of check, bills of exchange, draft as the customer from other bank? ये मेन फंक्शन है कि अदर कुछ फंक्शन है? बोलो, कमर्शियल बैंक के इस काम को किस कैटेगरी में डालोगे? ये सब काम को मेन फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन है। नहीं, कमर्शियल बैंक तुम्हारा एजेंट की तरह काम करता है ना। ये सब क्रेडिट क्रिएशन है, कलेक्शन ऑफ चेक। ओ नहीं। ये सब तुम्हारा बैंक तुम्हारा एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तुम्हारे ब्याह पे पैसा कलेक्ट करना, तुम्हारे ब्याह में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करवाना, ये सब काम बैंक तुम्हारा एजेंट की तरह करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया? नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन का फॉर्म है नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट। ठीक है। विच ऑफ दिस वुड लीड टू द फॉल इन डिमांड फॉर मनी? इनमें से किसके कारण मनी का डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मनी का डिमांड कम नहीं होता और मनी का डिमांड लगता है। बाजार में महंगाई बढ़ेगा तो तुम पैसा कम चाहोगे अपनी जेब में, कि तुमको और पैसा लगेगा कुछ खरीदने के लिए। समझे मेरा आंसर? इन्फ्लेशन क्यों नहीं होगा? हाँ होगा क्या सर? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बाजार में डिमांड कम होता है मनी का। ब्याज महंगा हो जाएगा तो तुम लोन लोगे क्या? और नहीं सर। ब्याज सस्ता होने पे लोन बढ़ता है, ब्याज महंगा होने पे लोन का
लोन लेने का कैपेसिटी लोगों का घट जाता है। तो जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी का डिमांड कम हो जाएगा। द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट भी है और इसका बैंक रेट भी आंसर है। अब यहाँ पे बोला नहीं है लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, क्योंकि तो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे कितने दिन के लिए ले रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे बोला नहीं है ना, तो दोनों आंसर हो जाना चाहिए हिसाब से। तुम करेक्ट हो, बोला नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना, जब बोले नहीं तो क्या मानोगे, लॉन्ग टर्म बैंक रेट। ठीक है, तुम्हारा बुक यही आंसर किया, हम इसीलिए चल रहे हैं आंसर पे कि जब बोलेगा नहीं तो क्या बोलेंगे, बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोल देता तो रेपो रेट। ठीक है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलेटरल लोन अगेंस्ट, कमर्शियल बैंक कोलेटरल लोन क्या गिरवी रखने पे पैसा देता है? कमर्शियल पेपर। थोड़ा अजीब बात बोल दी, चारों ही आंसर है। चारों नहीं, पहला तीनों ही आंसर है। हिसाब से तुम तो तीनों ही गिरवी रख के लोन ले सकते। पता नहीं इसका आंसर कैसे दिए थे ये लोग। वही बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। हम शेयर्स भी गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी तो गिरवी रख के डिस्काउंट कराते ही हैं। पता नहीं, छोड़ दो इसका आंसर। डैश डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ। आंसर चारों ही रॉन्ग है। साइंस ऑफ वेल्थ कौन बोला था? स्मिथ। 40 का आंसर रॉन्ग है, स्मिथ बोला था। ये लो आंसर दिया है जेबी से, स्मिथ बोला था, स्मिथ। डैश गुड्स आर नोन एज स्केर्स गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स आर नोन एज scarcity goods. Dash is the first law of consumption. इनमें से कौन सा पहला लॉ है कंजम्पशन का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी डैश टाइप्स। 4 पढ़े थे ना? 4। Law of variable proportion related to dash only. Short run, long run, very long run, very short run. Short run. Short run. The total dash curve will be horizontal line. Fixed cost. हाँ, total fixed cost. ये हमेशा ऐसे होगा ना, fixed cost बदलता नहीं है। ठीक है। The supply curve always slopes. अपवर्ड्स। ऑलवेज बोल दिया बेटा, क्यों? डाउनवर्ड स्लोप भी तो हो ही सकता है। ये नेगेटिव का ना होता है ना, लेबर वाला में बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, तो बोथ एंड वही होना चाहिए। ऑलवेज वर्ड यूज कर लिया। अगर ऑलवेज वर्ड यूज नहीं करता तब तो अपने अपवर्ड बोलते। ये लोग आंसर अपवर्ड दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत आंसर दिया है, क्योंकि ऑलवेज वर्ड यूज कर लिया। तो सप्लाई कर्व हमेशा तो अपवर्ड नहीं होता। लेबर के केस में तो बैकवर्ड बेंडिंग डाउनवर्ड भी होता है। हिसाब से तो बोथ ए एंड बी आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, ऑलवेज बोथ ए एंड बी कैसे हो सकता है? ऑलवेज अपवर्ड या ऑलवेज डाउनवर्ड दोनों वर्ड में मैच नहीं करते। थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है। यहाँ पे बोलना चाहिए था सप्लाई कर्व जनरली स्लोप्स, तब अपवर्ड आंसर करते। ठीक है। डैश इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसी। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, पब्लिसिटी, क्या बात को ध्यान में रख के मार्केटिंग का सारा रूल बनाते हो? बोलो। प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्रोडक्ट देख के डिसाइड होता है कि इसका कैसा एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है ना?
एक मिनट पेन निकालना पड़ेगा बारिश आ रही है In the long run, a firm perfect combination earns नॉर्मल प्रॉफिट होगा। normal profit only. Oligopoly means single seller, few seller, large number of seller, no buyer. फ्यू सेलर सर। मेरे को चौथा ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, नो बायर। बच्चा बना है। ये सबसे बढ़िया मार्केट होगा, खोल के क्यों बैठा नहीं पता, नो बायर। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब बता सकता है कोई हमको? और इसके साथ में एक और वर्ड देगा, उसका भी मतलब बताना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब है पता किसी को? नहीं है? हम बोले पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है बेटा? कोई ऐसा मार्केट जहां ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है और तुम ऐसा नया बिजनेस घुस रहा है, वहां पे तुम स्टार्टिंग में प्राइस क्या रखिएगा? लो। हाँ, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। मार्केट में घुसने के लिए जो प्राइस रखते हैं, मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेट करना, मतलब एंटर करना। धक्का धुक्की दे के घुसने को पेनिट्रेशन बोलते हैं। दुर्गा पूजा गए हो, भीड़ भाड़ वाला पंडाल, धक्का धुक्की दे के अंदर घुस जाते हो, वही है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में लोग ट्राई क्या करते हैं? झुक के घुसे, नीचे से होते हैं, इसीलिए इसको नाम ऐसा दिया गया। और इसी का एक रिवर्स वर्ड क्या है? प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग। अब ये क्या होता है? सर तुमको पता है इस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, तुम बिजनेस में कैसा प्राइस रखोगे? नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हो, नया मार्केट जब बनता है, हाई प्राइस, क्योंकि तुमको पता है यही कमाने का मौका है। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर का मलाई खाना। स्कीमिंग का मतलब होता है दूध में जो ऊपर मलाई आ जाता है ना, वो मलाई को खाना। तो तुम स्टार्टिंग में खा सकते हो ज्यादा कमाई। मलाई खाने का मतलब क्या बोलते हैं? हिंदी का मुहावरा है ना, मलाई खाना मतलब मोटा कमाई करना, बड़ा कमाई करना, फायदा उठाना, फायदा। तो जब तुमको पता है कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, तुम फायदा उठाने के लिए क्या करोगे? स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखोगे, बाद में जब कंपटीशन आएगा तो लो प्राइस कर दोगे। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है बाजार में, पहली बार मोबाइल आया था, पहली बार टीवी आया था, पहली बार वॉशिंग मशीन आया था, तो लोग क्या प्राइस रखा होगा? हाई। नया टेक्नोलॉजी है, लोगों को लगा हाँ महंगा ही ले लेते हैं, और कंपनी को भी पता है बाद में कंपटीशन आएगा, तो हमको अभी प्राइस हाई रख के कमा लेना, तो उसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। और मार्केट में घुसना हो बहुत कंपटीशन में, तो मार्केट में प्राइस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में लो प्राइस और स्कीमिंग में हाई प्राइस। ठीक है, बाकी है। देखो आपने 45 मिनट में 50 MCQ कर लिए, 45 मिनट बोलने का बात है, 43 मिनट में अपने 50 MCQ किए। आपको एग्जाम में यही करना आना पड़ेगा। कैन यू डू 45 मिनट्स? कैन यू टेक 45 मिनट टू मेक 50 MCQs? 15 मिनट का हाथ में बफर रख के चलना है, ठीक है? 1 घंटे में 50 MCQ करना है ना, एक सब्जेक्ट का। इको जैसा पेपर या कोई भी पेपर, यू हैव टू टारगेट 45 मिनट टू कंप्लीट द पेपर। ठीक है, हाँ सर। हम यहाँ रोक रहे हैं, आप लोग ये MCQ